हमने किसी भी एक स्ट्रेट वायर को इस फॉर्म में ट्विस्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो मतलब वायर की जो ये फॉर्म है ना, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसमें क्या होता है कि वायर का ये वाला हिस्सा, ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो गया और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ हो गया। दूसरा वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये मैंने इस तरीके से कनेक्ट करा। अब जरा देखिएगा, इसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी कभी मैं एक सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड मतलब इस तरह से जो ट्विस्टेड केबल्स जा रहे हैं, अगर मैं इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो बैटरी का क्या काम होता है कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और अपना लूप कंप्लीट करके वापस नेगेटिव तक आता है। पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव तक आता है। तो देखिएगा करंट यहाँ से निकला, पॉजिटिव से आई, ऐसे निकला। अब आप ये देखिएगा करंट ऐसे जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन है, फिर ऐसे आएगा नीचे। तो आप ये देखिए ये करंट किस तरह से जा रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं इस साइड से खड़ा होकर देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये बता दो मुझे बस, बताइए। कि करंट यहाँ से गया और ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है ऐसे। आप मेरा हाथ देखो, ऐसे घूम रहा है, तो इसको सर तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। तो हम ये जानते हैं कि जहां पर भी करंट की डायरेक्शन, जहां पर भी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, उसको मैं बोल देता हूँ साउथ पोल। और जहां पर भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, उसको मैं बोल देता हूँ नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो आप ये देखिएगा जब करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये वाला हिस्सा है ना सोलेनॉइड का, इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। और अगर यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं इसको करंट को अगर इधर आते हुए देखूंगा तो वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इस तरफ से क्लॉकवाइज है तो इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक सोलेनॉइड होती है। सोलेनॉइड के लिए भी हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक वायर है, एक सीधा वायर है और उसको मैंने ऐसे 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 ट्विस्टेड पेयर्स में उसके घुमाते चला गया, ठीक है, इस तरह से मैं इसको घुमाता हुआ चला गया, तो ऐसे वायर को मैं एक सोलेनॉइड बोलता हूँ। और ये सोलेनॉइड ये किसी काम की नहीं होती जब तक इसमें करंट फ्लो ना करे। अगर मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करना शुरू करवा दिया हमने, मतलब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सोलेनॉइड जो है ये एक उसकी तरह मैग्नेट की तरह काम करेगी, ठीक है। अच्छा और हम ये कह देते हैं कि सिर्फ सोलेनॉइड ही है जो, चलिए सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करेगी। हम ये कह देते हैं कि जब सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करेगी तो क्या हम उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्या हम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इस सोलेनॉइड के अंदर जो ओपन हॉलो पोर्शन है ना, मैं उस हॉलो पोर्शन के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल सकता हूँ। तो जब मैं सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल देता हूँ, मतलब एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा डाल देता हूँ, तो वो जो सोलेनॉइड है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक काफी पावरफुल मैग्नेट होती है। मतलब जब तक मैं करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तब तक तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगी, और जैसे ही मैंने करंट प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी। आप ये देखिएगा कि जब ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो सीधी सीधी बात है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल तक जाएगी, ठीक है। तो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब ये ट्विस्टेड जो वायर होता है, अगर उसको मैं करंट मतलब इससे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, उसमें करंट फ्लो करने लगे, तो इट विल आल्सो एक्ट लाइक अ मैग्नेट। वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। जिस कॉर्नर में, जिस कोने में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा उसको मैं बोल दूंगा साउथ पोल, और जिस कॉर्नर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा उसको मैं बोल दूंगा नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं।
और मैं जानता हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल तक जाती है। ये करने के बाद में अब जो मुझे अगली चीज इसमें देखनी है, जो सोलोनॉइड, बताइए बेटा सोलोनॉइड का इतना फंक्शन क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है श्रीजा, बताइए। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वो वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस वायर पर एक फोर्स लग जाएगी। वो फोर्स जो है वो कैसे निकाली जाती है? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड रूल समझ में आने के बाद में आप लोगों को, आप लोग कर ही चुके हैं लेफ्ट हैंड रूल, जैसे अभी आप समझेंगे तो उसके बाद मुझे दूसरा रूल बताना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इधर। देखिए ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और एक साउथ पोल है, मान लीजिए इस तरह से है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और इसी तरीके से यहाँ सामने साउथ पोल। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैंने एक वायर इंसर्ट कर दिया ऐसे, मैंने एक वायर इस तरह से इंसर्ट कर दिया और इस वायर में मैंने एक बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये स्विच है। स्विच मतलब जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूंगा, यानी कि ये वायर इस वाले एंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो यहाँ से करंट निकला आई, ये ऐसे गया। अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आ गया। तो आप ये देखिएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब लगता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का मतलब ये है कि आप अपनी फिंगर को इस तरीके से कर देंगे, थंब ऐसे और इंडेक्स फिंगर इस तरीके से और सेंट्रल फिंगर इस तरह से। जो थंब है, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चीजें हैं। लेफ्ट हैंड रूल में कब लगाता हूँ? जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट होता है और मुझे फोर्स निकालना होता है। याद रखिएगा हमारे पास दो चीजें, तीन चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक होता है फोर्स और एक होता है करंट। हम इसको याद रखने का तरीका रखते हैं कि फोर्स स्टार्ट्स विद एफ, तो एफ फॉर फादर, एम स्टार्ट्स विद एम, तो एम एज इन मदर, सी करंट स्टार्ट विद अ सी एंड सी एज इन चिल्ड्रन। तो हम इस तरीके से याद कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा एज होती है फादर की, फादर से थोड़ी कम एज होती है मदर की, और बच्चों की एज तो सबसे ज्यादा कम होती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एजेस को लगा लेते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से मैं अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करता हूँ। अब अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं और ये जो हमारा लेफ्ट लेफ्ट हैंड का जो थंब है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट।
अब सीधी सीधी बात है भाई, हमने ये तो कह दिया कि थंब से मेरे को ये पता चलता है कि फोर्स है ना, थंब से ये पता चलता है कि फोर्स है। अब फोर्स कहाँ लग रही है, किस जगह है, क्या किसी दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, बैटरी पर फोर्स लगा रहे हो, नहीं। जो कंडक्टर है आपका, कंडक्टर मतलब जो वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस वायर पर फोर्स लगेगी। तो आप ये देखिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, ठीक है। तो मैं अपनी इनको फिंगर्स को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये तो हमेशा हाथ को तो मुझे ऐसे ही रखना है, लेफ्ट हैंड को, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इसको इस तरीके से रखना है। अब ये जो इंडेक्स फिंगर है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा। अब करंट देखिए, ये वायर मैंने टेढ़ा दिखा रखा है, मतलब करंट अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड को इधर रखते हुए इसको ऐसे घुमा दो ताकि करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अंदर की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये जो वायर है, ये वायर नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। बताइए, सबको समझ में आ गया? Yes, क्लियर, sir. सभी को Yes, क्लियर है? sir. चलिए जी, Yes, क्लियर, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। और भी जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, और भी जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, इसके अंदर ना 3-4 एग्जांपल और करे थे। तो अभी मैं कल का और परसों का लिंक भेजूंगा। और भी जिन बच्चों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ना समझ में आया हो, उसके क्वेश्चंस ना समझ में आए हो, मैं कल का और परसों का लिंक भेजूंगा। आज थोड़ा लेट हो जाएगा भेजते हुए, या कल सुबह मॉर्निंग में भेजूंगा। मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग आपके पास आ जाएगा 6-6:30 बजे तक, ठीक, क्योंकि कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मुझे अपलोड करने में टाइम लग रहा है, तो मैं इस वजह से भेज नहीं पाया। तो मैं कोशिश करता हूँ या तो आज रात को लगाता हूँ अपलोडिंग पर, उसके साथ लैपटॉप के साथ में बैठना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको भेजूंगा, तो आप कल का और परसों का जब वीडियो देखेंगे तो सभी बच्चों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो जाएगा। फिर जिसको डाउट है वो पूछना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने दो चीजें अप्लाई करी, देखो मेरे पास होती है तीन चीजें, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा और करंट अप्लाई करूंगा, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ पर लगाया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी बिल्कुल इसी के जैसा है। अब जैसे लेफ्ट हैंड रूल में हम फिंगर को इस तरीके से कर लेते थे, फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करते थे लेफ्ट हैंड में। अगर राइट हैंड की बात करेंगे तो राइट हैंड में भी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ठीक। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमको बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन बताएगी करंट की। लेकिन यहाँ पर करंट नहीं होगा, वो यहाँ पर होगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट वो करंट होता है, मैग्नेटिज्म की वजह से प्रोड्यूस होने वाले करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और जब किसी मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल पे हम फोर्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होने का जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एक मिनट रुको, बस पानी पी रहा हूं मैं, फिर बताता हूँ। और ये बिल्कुल लास्ट पोर्शन है। हमारे सिलेबस में एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर ये हुआ करता था, लेकिन इस बार हटा दिया है। तो देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ
कि यहाँ पर जैसे मैंने कल भी ये चीज बताई थी, एक बार दोबारा बताता हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा। ये बैटरी में हटा रहा हूँ और बैटरी हटाने के बाद में हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। मतलब मैंने किसी भी तरीके से ये जो वायर है, इस वायर में मैंने किसी भी तरीके से करंट सप्लाई नहीं करा, ठीक है। ये स्विच भी हटाइए। ये गैल्वेनोमीटर, अब देखिएगा जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए किसी भी कंडक्टर में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस हो जाना, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिएगा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक कोई भी मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और इधर साउथ पोल है। हमने क्या करा, यहाँ गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर राइट में या लेफ्ट में जहां पर भी डिफ्लेक्शन देता है, मतलब इसकी जो नीडल होती है ना, वो नीडल हमेशा सेंटर में होती है। आइदर ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये दोनों में से किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो इसका डिफ्लेक्शन होता है, उस डिफ्लेक्शन से ये पता चलता है कि हाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में। तो इस वायर में आप ये देखो किसी भी तरीके की कोई बैटरी नहीं है, ठीक। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो मैंने क्या करा, अब क्योंकि यहाँ पर हमने करंट खुद से सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना ना राइट हैंड को उसको इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे फिंगर्स को। और ये देखिएगा आप कि जब मैं फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करूंगा, तो जो हमारा थंब है, थंब फोर्स की डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और सेंट्रल फिंगर जो है ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। करंट तो यहाँ पर है नहीं, तो सीधा सीधा आप सबसे पहले देखिए जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप सोचिए, आपने सेंट्रल फिंगर को ऐसे रखा और थंब जो है, थंब ऐसे यानी कि फोर्स, ये जो आपका वायर है ना, इस वायर को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हो। इस वायर को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, फोर्स आपने ऐसे लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में। तो जरा देखिएगा, हमने इस तरीके से अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और थंब ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ और फोर्स इस तरफ। तो सेंट्रल फिंगर कहाँ है बेटा, सेंट्रल फिंगर है अंदर की तरफ, यानी कि करंट अंदर की तरफ फ्लो करेगा। और ये हमें पता कैसे चलेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। बताइए बेटा, इतना समझ में आ गया सबको, इतना सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। और आप ये कहें कि भाई आपने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, हम तो ये चाहते हैं कि हम एग्जैक्टली देखें कि करंट फ्लो कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बल्ब भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर बल्ब भी लगा सकते हैं, और बल्ब लगाओगे तो बल्ब लगाने से ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, है ना। बल्ब जैसे ही जलेगा, जरा सी भी रोशनी आएगी बल्ब में से, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिमिलरली अगर आप क्या करें, अगर आप इस फोर्स को ऊपर की तरफ ना लगाकर अगर आप इस फोर्स को नीचे की तरफ लगाएं, तो क्या होगा, करंट तो इसमें है नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप वायर को पकड़कर ऐसे और वायर को नीचे की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आपने फोर्स नीचे की तरफ लगाई, तो क्या होगा, फिर वही काम है कि आपने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करा। मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई चेंज नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। अच्छा, और उसके अलावा फोर्स नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर कहाँ है, सामने की तरफ। इसका मतलब अब करंट आगे की तरफ आएगा, अब करंट बाहर की तरफ सामने की तरफ आएगा। तो ये करंट अब इस तरीके से फ्लो करेगा।
बताइए जी, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है जी। सर। अब जब हमने इतना करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि मैं एक बार इसको ऊपर लेकर जाता हूँ वायर को, तो करंट अंदर की तरफ जाता है, मतलब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, बल्ब उस केस में भी ग्लो करेगा। ठीक, एक बार मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ होती है, बल्ब उस केस में भी ग्लो करेगा, है ना? तो हम ये कहते हैं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मैं लगातार ऊपर नीचे करता जा रहा हूँ। तो जब तक मैं ऊपर नीचे मैं लगातार करता जा रहा हूँ इसमें, तो उससे क्या हो रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है? उससे ये नतीजा निकल रहा है कि जब मैं ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, तो करंट अंदर की तरफ, जब मैं नीचे की तरफ लाता हूँ, तो करंट बाहर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन बार-बार चेंज हो रही है। करंट की बार-बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि करंट भी एक तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो हम करंट बोलते हैं, ठीक है? तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी तो एक तरह से पार्टिकल हैं, और छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हम अपनी बात करने लगे, हम एक इंसान हैं, और हम ये बात करें कि भई हम दौड़ लगा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से हम दौड़ रहे हैं, और दौड़ लगाने के बाद में हमसे कोई ये बोले कि आप बार-बार अपनी डायरेक्शन चेंज करो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास मान लीजिए एक ये प्लेन है, इस प्लेन पर आप एक बार इधर दौड़ते हो, फिर इधर दौड़ते हो, इधर दौड़ते हो, फिर इधर दौड़ते हो, मतलब आप बार-बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो आप ये देखो कि अगर आपका ये वाला मोशन जो है, आगे पीछे जो आपका मोशन है, अगर आप इसको स्लो मोशन में स्टडी करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे दौड़कर एकदम वापस आ जाओ बिना रुके। आपको एक इंस्टेंट के लिए, आपको एक क्षण के लिए, एक पल के लिए रुकना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसे गए, फिर ऐसे वापस आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे वापस आए। तो आप देखो ऐसे जाने के बाद आप रुके, फिर वापस, फिर गए, फिर रुके, फिर इधर गए, फिर रुके, तो आप रुक रहे हैं बार-बार। इसका मतलब क्या है कि ये जो ना करंट है ना, जिस करंट की डायरेक्शन, हम ये कहते हैं कि जब मैंने इस वायर को नीचे रखा हुआ था, मैं इसको ऊपर ले गया और ऊपर से मैं फिर वापस नीचे ले आया। तो जो इसकी ओरिजिनल पोज़ीशन थी, हम ओरिजिनल पोज़ीशन में ही इसको वापस ले आए। यानी कि करंट ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, समझिएगा कि मैंने क्या करा कि जैसे मान लो ये मेरे हाथ जो हैं, हम अपने हाथों से साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिल का एक पैडल यहाँ पर था जहाँ पर मेरा ये वाला हाथ है। साइकिल का दूसरा पैडल यहाँ पर है जहाँ पर मेरा ये वाला हाथ है, और मैं हाथों से दोनों पैडल को इस तरीके से कर रहा हूँ। तो इनिशियली पोजीशन यहाँ पर थी पेडल्स की, एक पैडल यहाँ था और एक पैडल यहाँ था, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैंने इसको ऐसे चलाया, ये ऊपर था, अब क्या हुआ, ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। ये वाला हाथ नीचे आ गया और ये वाला हाथ ऊपर आ गया। फिर मैंने ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हाफ साइकिल। फिर हमने अपनी एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी, तो वापस से ये वाला हाथ ऊपर आ गया, ये वाला हाथ नीचे। तो यानी कि जब हमारे पेडल्स इनिशियली जिस पोजीशन में थे घूमकर वापस उसी पोजीशन में आ गए, तो हम कहेंगे कि एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। बताइए जी, इतना समझ में आता है सबको? इतना यस सभी सर। को क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि एक साइकिल इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई, है ना? अब इसी तरीके से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आना जो होता है, उसको हम कह देते हैं कि साइकिल का कंप्लीट हो जाना। तो आप ये देखो कि जैसे मान लो मैंने वायर को लिया, वायर इनिशियली नीचे था, मैं इसको ऊपर लेकर गया, फिर मैं झटके से नीचे ले आया, फिर ऊपर लेकर गया, फिर नीचे ले आया। तो इनिशियली वो नीचे था, मैं ऊपर लेकर गया, वापस उसको नीचे लेकर आया, तो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर गया हूँ, तब करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। जब मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाया हूँ, तब करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो एक साइकिल में करंट अपनी डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रहा है। तो a current which changes its direction in each cycle is known as alternating current, AC। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है, जो हर साइकिल में 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सबसे पहले तो क्या हुआ कि नीचे था, नीचे से मैं इसको ऊपर लेकर गया तो करंट अंदर की तरफ, तो एक बार डायरेक्शन आया उसका।
फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ लाया तो बाहर की तरफ, तो करंट ने 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली एक कंप्लीट साइकिल में। बताइए ये समझ में आ गया आपको? एक साइकिल का मतलब होता है कि अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में जाके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाना, उसको बोलते हैं हम एक साइकिल का कंप्लीट हो जाना। बताइए ये समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। हाँ जी सर। अब सुनिएगा, आप ये कहोगे कि सर ये क्या फालतू का, मतलब फालतू का एडवेंचर, बिना मतलब के इसको बार बार ऊपर नीचे करते रहे, है ना, ये कौन सा एडवेंचर है? हम फालतू में इतना ऊपर नीचे इसको कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, ये क्या तरीका है? हम तो ये चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहे, तब भी तो बल्ब ग्लो करेगा ना। तो फिर इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्या है, वो मैं समझाता हूँ आपको जरूरत क्या है। हम ये कहेंगे कि जब इसने एक बार डायरेक्शन इधर थी, तो ये एक इंस्टेंट के लिए रुका फिर वापस आया, फिर एक इंस्टेंट के लिए रुका फिर इधर गया, ठीक है। तो एक इंस्टेंट के लिए जब करंट रुक जाता है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वही वो इंस्टेंट होता है जब आप हाथ अपना छुड़ा लेते हो बाई रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट की लाइव वायर का मतलब ये है, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है और अगर आपने उस लाइव वायर को पकड़ लिया, तो आप जिस इंस्टेंट पर करंट जीरो हो जाएगा उस इंस्टेंट पर ऑटोमेटिकली बाय रिफ्लेक्स एक्शन आपका हाथ छूट जाएगा, आपका हाथ छूट जाएगा। तो आप कभी भी देखिएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में होते हैं, आप में से हो सकता है किसी बच्चे को कभी करंट का कोई झटका लगा भी हो, हमको भी लगा है, सबको लगे हैं कभी ना कभी। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि घर में करंट किसी को लगा और वो बच्चा या वो बड़ा या जो भी घर में रहने वाला इंसान है, वो उस वायर में चिपक गया और चिपक के मर गया। ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि घरों में हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इसीलिए सप्लाई होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई हेल्थ का रिस्क ना हो। हर घर में बच्चे भी होते हैं और बड़े लोग भी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी होते हैं। तो कई बार क्या है कि एज जिनकी ज्यादा है उनको ढंग से नहीं दिखाई दिया और उन्होंने रात में कोई लाइव वायर पकड़ लिया, जहां पर उनको लाइट वगैरह जलानी थी और मान लीजिए कोई स्विच खराब है, वहां पर उनको गलती से करंट लग गया, या हाथ गीले हैं, आपने गीले हाथों से स्विच ऑन करा तो वायर के टच में आ गया वाटर और आपका हाथ भी गीला है तो करंट लग गया। तो आप कभी भी उसमें चिपकेंगे नहीं, क्योंकि एक इंस्टेंट के लिए, क्योंकि हर जो वो जो करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक इंस्टेंट के लिए जैसे ही करंट इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो जैसे इधर गया तो वो डायरेक्शन उसने उसने एक इंस्टेंट के लिए करंट स्टॉप हो गया। तो जैसे ही वो करंट स्टॉप हुआ, तो क्या होता है कि करंट एक मिली सेकंड के लिए, बल्कि एक नैनो सेकंड के लिए करंट खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो तभी उसी इंस्टेंट पर आपका हाथ बाय रिफ्लेक्स एक्शन आपका हाथ छूट जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी कोई गर्म प्लेट को पकड़ लेंगे जो काफी गर्म है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे अरे ये तो गर्म है मेरा हाथ जल जाएगा, मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ, इतना टाइम नहीं लगाओगे आप एकदम से बाय डिफॉल्ट आपका हाथ एकदम से पीछे हट जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब वही रिफ्लेक्स एक्शन करंट के केस में भी काम करता है। जब मुझे करंट लगता है तो जैसे ही करंट जीरो होता है, झटके से मेरा हाथ पीछे हट जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का हमेशा झटका लगता है। हमेशा आप हाथ पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उस करंट को छू ले, तो आपको झटका लगता है बड़ी देर। वो झटका यही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से आप एकदम पीछे से झटक जाते हैं कि मुझे ये करंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं एकदम से उसको अपनी बॉडी को झटक लेता हूँ पीछे। तो उसमें हमेशा झटका लगता है। और जो डायरेक्ट करंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट एक बार चलना शुरू हो गया तो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं until and unless आप स्विच ऑफ ना करें, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट में इंसान चिपक जाता है और मर ही जाता है। फिर डायरेक्ट करंट में बचने की कोई चांस नहीं होती, ठीक है, until and unless कोई पावर फेलियर ना हो जाए, कि जब आपने किसी वायर को छुआ पावर फेलियर हो गया, लाइट चली गई तो आप बच गए, नहीं तो डायरेक्ट करंट में कोई नहीं बचता। इसी वजह से जितना भी घरों में जो सप्लाई होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है, ठीक है। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जैसे यूजिंग अ वायर बताया, ऐसे ही एक छोटा सा और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, वो भी आप समझ जाएंगे, उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल वाली चीज नहीं है। यहाँ पर हाँ बेटा बताओ।
सर ये अल्टरनेटिव करंट का कोई अप्लायंसेस पे फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव? किस चीज से? सर अल्टरनेटिव करंट का अप्लायंसेस से फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब सर लाइट चल रही होती है तो सर इसमें लेकिन स्टॉप दिखता नहीं सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने पूछी। इनफैक्ट मैं ये बात बताने वाला था, है ना, मेरे दिमाग से निकल गया। देखिए ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई भी इक्विपमेंट अगर आप परचेज करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, मैं कुछ दिखाई देता हूँ आपको, अगर कुछ आसपास पॉसिबल है तो। इसमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात बताइएगा, मैं ना अभी स्क्रीन पर कुछ दिखाऊंगा आपको, आप देखना आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये अडेप्टर है, इस अडेप्टर को मैं कैमरा के पास ला रहा हूँ, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत धुंधला हो गया, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, पहले दो। मैं कुछ और दिखाना चाहता था, एक मिनट रुको, कोई और इंस्ट्रूमेंट मिल जाए मेरे को, लैपटॉप। सर जो उसके पीछे मेजरिंग लिखी रहती है वो दिखा रहे थे? क्या? जो अडेप्टर के पीछे वो लिखी रहती है मेजरिंग। ना ना ना, मैं एक चीज दिखा रहा था आपको कि कोई भी आप मोबाइल फोन का अडेप्टर ले लीजिए या लैपटॉप का चार्जर ले लीजिए या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए, उस पर ना ये लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, ये लिखा रहता है 50 हर्ट्ज। और अब जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आने लगे हैं उस पर लिखा रहता है 50 टू 60 हर्ट्ज। है, अभी एक मिनट के लिए उसको छोड़ो, वो बताता हूँ आपको, पहले 50 हर्ट्ज की बात करिए। तो हम ये जानते हैं, हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था साउंड, और उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो हमने पढ़ा था, तो हम ये बोलते थे वहां पर कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा सेकंड, 1 अपॉन एस, तो इसको मैं बोल दूंगा एस की पावर -1। मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, और पर सेकंड को ही दूसरी भाषा में हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं। पर सेकंड को आप हर्ट्ज बोल सकते हो, HERTZ, हर्ट्ज, ये बोला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 पर सेकंड, 50 पर सेकंड का मतलब क्या है, जो हम मान लीजिए ये कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अगर आप गाजियाबाद की बात करते हैं तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता होगा उस पर लिखा हुआ देखा होगा आपने, UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहां पर BSES का बिल आता है, तो BSES स्टैंड्स फॉर आई थिंक भारत, एस क्या है वो मैं जानता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है। तो वहां पर अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमारे यहाँ अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, किसी और स्टेट में जाएंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है ना अलग अलग स्टेट्स के, वो सब इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप जो फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो घरों में करंट जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट जो है वो एक साइकिल में अपनी दो बार, एक साइकिल में दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो 50 पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में करंट जो है 50 बार इस डायरेक्शन में जाएगा और 50 बार इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, करंट 50 बार इस डायरेक्शन में जाएगा और 50 बार इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक सेकंड के अंदर 50 बार इधर गया तो एक इंस्टेंट के लिए करंट जीरो हुआ, 50 बार मतलब फिर इधर आया तो एक सेकंड के लिए करंट जीरो हुआ एक साइकिल में। तो एक साइकिल में करंट जीरो कितनी बार हुआ, दो बार। ठीक है, और एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 50 साइकिल्स पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यानी कि एक सेकंड के अंदर 50 बार करंट की 50 बार एक तरफ और 50 बार दूसरी तरफ डायरेक्शन है, यानी कि एक बार इधर गया तो जीरो, एक बार इधर गया तो जीरो, है ना। तो यानी कि 50 इधर और 50 इधर, यानी कि 100 बार करंट की वैल्यू जीरो हुई। तो इसका मतलब जो मेरे घर में बल्ब जल रहा है वो एक सेकंड के अंदर 100 बार ऑन हो रहा है, 100 बार ऑफ हो रहा है। बताइए सबको समझ में आती है ये बात? यस सर। ये 100 बार ऑन हो रहा है और 100 बार ऑफ हो रहा है, लेकिन क्या होता है
कि अब होता क्या है कि वो 1 सेकंड के अंदर इतना काम हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो मैं वो जो ऑन ऑफ का जो प्रोसीजर है ना, मैं उसको देख नहीं पाता। फिर आप ये कहेंगे कि जब 100 बार ऑन हो रहा है, 100 बार ऑफ हो रहा है, तो मुझे ऑन ही क्यों नज़र आता है? मुझे तो ऑफ नज़र आना चाहिए। भाई हमने 100 बार ही ऑन करा उसको, 50 हर्ट्ज़ है, तो आपने 100 बार ही उसको ऑन करा, 100 बार ही ऑफ करा, मुझे ऑन ही क्यों नज़र आता है? ऑन इस वज़ह से नज़र आता है, क्योंकि जो अंदर फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जब फिलामेंट का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जब आप उसको परमानेंटली भी ऑफ कर देते हैं, किसी ट्यूब लाइट को या किसी बल्ब को, तो वो जब बंद होता है तो उसके भी आप 1 या 2 सेकंड तक उसमें हल्का-हल्का ग्लोइशनेस देख सकते हैं। हल्का-हल्का ग्लोइंग उसमें होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑन भी होता है, वो ऑफ भी होता है। 1 सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ, 1 सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है, लेकिन उसका फिलामेंट इतना हीट अप हो जाता है कि वो जब ऑफ होता है, ऑफ होते ही फिर से ऑन हो जाता है, तो वो उसको प्रॉपर हीट मिलती रहती है, इस वजह से वो मेरे को जलता हुआ ही नज़र आता है। दूसरी बात आ गई फैन की, कि फैन जो है वो लगातार चलता हुआ क्यों नज़र आता है? फैन लगातार इस वजह से चलता हुआ नज़र आता है कि जो फैन के अंदर ब्रेक नहीं लगा होता, फैन एक तरह से साइकिल की तरह हो गया। साइकिल का आपने एक पैडल मारा और छोड़ दिया, मतलब आपने फोर्स को ज़ीरो कर दिया। तब भी साइकिल थोड़ा-सा चलती है ना, ड्यू टू इनर्शिया। इसी वजह से जो फैन है, फैन भी ड्यू टू इनर्शिया चलता रहता है। बताइए सबको क्लियर है ये चीज़? हाँ जी, yes sir. है ना? मतलब ये हमारे हमारे फ़ायदे के लिए है अल्टरनेटिंग करंट, ताकि घरों में अगर किसी को करंट लग जाए तो वो मर ना जाए कहीं उस करंट की वजह से। तो इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करा जाता है। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि जब अल्टरनेटिंग करंट में बार-बार ऑन ऑफ हो रहा है, एक बार ये डायरेक्शन, एक बार ये डायरेक्शन, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता? हम कहेंगे कि हाँ, फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के जो लाइफ है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर फ़र्क पड़ता है, वो उसी तरीके से डिज़ाइन करा जाता है। तो अब इतनी जल्दी-जल्दी ये काम हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर आप सोचो 50 बार बल्ब 100 बार बल्ब ऑन हुआ, 100 बार बल्ब ऑफ हुआ। तो क्या होता है कि हमारी आँखों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको 100 बार ऑन ऑफ होता हुआ देख लें, ठीक है ना? तो इस वजह से हमको तो वो ग्लो करता हुआ ही नज़र आता है। ठीक है बेटा, बताइए क्लियर? चलें आगे? यस सर, एक और डाउट था सर, मैं एक बार हाँ, बताओ। सर कभी-कभी अगर हम स्विच को बार-बार ऑन ऑफ करते हैं तो सर सब कहते हैं कि वो खराब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो सर ये भी बहुत बारी अगर वो 100 टाइम्स पर सेकंड कर रहा है तो सर इसमें उसके खराब होने के चांसेस बढ़ नहीं जाते मैं बताता कंपैरेटिवली? हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न क्या है, ऐसा होता है कि जब हम स्विच को ऑन ऑफ लगातार करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन की बात होती है। तो आप बार-बार ऑन ऑफ करेंगे, तो जो वायर है ना, वायर को जितना टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता। और इनिशियली आप कभी भी देखेंगे कि अगर आपने आपने कभी स्पार्क नहीं देखा होगा। स्पार्क जो होता है, जब किसी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं ना, तो मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क प्लग लगा रहता है उसमें। तो जब मोटरसाइकिल को इनिशियली हम किक मारते हैं या बटन से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली स्पार्क बड़ी तेज आता है, ठीक है? और फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कार की बात करें, तो कार के अंदर 4 अलग-अलग स्पार्क प्लग्स लगे रहते हैं, 4 लंबे-लंबे वायर होते हैं उसके अंदर। अगर आप कभी बोनट खोल कर देखेंगे तो बड़ा-सा इंजन होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 वायर्स होते हैं लंबे-लंबे। तो उसमें 4 स्पार्क्स होते हैं, जब आप चाबी घुमाते हैं, तो वो स्पार्क्स 4 स्पार्क्स जनरेट होते हैं और वो पेट्रोल या डीज़ल में एकदम से चिंगारी पैदा कर देते हैं और फिर उसमें आग लग जाती है। जब उसमें आग लगती है तो वो बर्न होता है पूरा, मतलब इंजन के अंदर प्रॉपर आग लगी रहती है। जो इंजन होता है ना, जो इंजन पूरे चारों तरफ से कंसील्ड होता है, उसमें प्रॉपर आग लगी रहती है। उसके अंदर डीज़ल होता है या पेट्रोल होता है। तो वो जो स्पार्क होता है, वो आपने जब इनिशियली जनरेट करा तो वो बड़ी तेज होता है, मतलब उसका टेम्परेचर उस टाइम ज़्यादा होता है। तो आप जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, तो उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो स्विच आप बार-बार ऑन करेंगे, बार-बार ऑफ करेंगे, तो जब आप फ्रीक्वेंटली इस काम को करते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से, क्योंकि इनिशियली ऑन करते ही टेम्परेचर ज़्यादा, आपने ऑफ करा, फिर से ऑन करा, फिर टेम्परेचर और ज़्यादा, आपने ऑफ करा, फिर ऑन करा, फिर टेम्परेचर और स्पाइक अप कर गया। तो क्या होता है, वायर के ना पिघलने के चांसेस होते हैं, मेल्ट अप होने के चांसेस होते हैं। और वायर मेल्ट अप हो जाएगा, तो कहीं न कहीं वायर जैसे ही मेल्ट अप हो जाएगा तो कनेक्शन टूट गया तो बल्ब आपका जलेगा, ठीक है? ये चीज़ होती है।
तो वो आपका स्विच भी खराब हो सकता है जिसको आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, और या फिर जो बल्ब है, बल्ब का भी जब इनिशियली आप उसको इग्नाइट करते हैं, तो इनिशियली जब इग्नाइट करते हैं तो उसका टेम्परेचर तेजी से एकदम बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 सेकंड्स, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता कि 1-2 सेकंड में वो कांस्टेंट हो जाता है उसका टेम्परेचर। तो आप बार-बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो जब आप बार-बार ऑन करेंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से फिलामेंट मेल्ट हो जाता है, तो बल्ब खराब हो जाता है, या कई केसेस में स्विचेस भी खराब हो जाते हैं। बताइए, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि मैंने एक चीज तो ये करी कि मैंने मैग्नेटिक पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को फिक्स कर दिया, और मैंने वायर को ऊपर नीचे इस तरह से मैंने मोशन करा वायर का, तो करंट प्रोड्यूस हो गया। क्या कोई और काम भी कर सकते हैं? मतलब क्या ऐसा किया जा सकता है कि वायर को फिक्स कर दें और मैग्नेट को मूव करें? बिल्कुल सही, ये काम भी करा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम केस लेते हैं एक कॉइल का, यानी कि एक सोलेनॉइड का केस लेते हैं, और सोलेनॉइड के केस में देखते हैं क्या होता है। मैग्नेट लिया, इसका नॉर्थ पोल है इधर, और इधर साउथ पोल है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर हमने इंसर्ट किया, फिर दूसरा डायग्राम। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। इसमें हमने क्या करा, पहले केस में हमने क्या करा कि मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इंसर्ट करा, और दूसरे केस में हमने क्या करा कि इसको बाहर निकाला। तो एक बार हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने जब इसको इंसर्ट करा तो हम ये देखेंगे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसने इस तरफ डिफ्लेक्शन दिया, मतलब इसकी जो नीडल है वो नीडल थोड़ा सा इस तरफ को टिल्ट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने पर आपने इसको रोक लिया अंदर, तो जैसे ही रोकेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, यानी कि करंट आपका कुछ जितनी देर के लिए आपने उसको रोके रखा, करंट जो है वो आपका जीरो हो गया। फिर आपने इसको बाहर खींचा, बाहर निकाला आपने, तो जब आपने बाहर निकाला तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल पहले केस में इधर दिया था, तो दूसरे केस में इस तरफ देगा डिफ्लेक्शन, तो इस तरफ डिफ्लेक्शन दिया। फिर आपने निकाल कर मैग्नेट को ऐसे ही रोक दिया, बाहर रोक लिया आपने, मोशन खत्म कर दिया। तो जैसे ही आपने मोशन खत्म करा, ये वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक मोशन चलता रहेगा, जब तक फोर्स लगती रहेगी, तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही आप रुके तो जो करंट है, करंट का प्रोड्यूस होना बंद हो गया, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंटली इसको कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली इंसर्ट करिए, फ्रीक्वेंटली इसको बाहर निकालिए, फ्रीक्वेंटली इंसर्ट करिए, बाहर निकालिए, इंसर्ट करिए, बाहर निकालिए। तो फ्रीक्वेंटली हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। मतलब ये साइकिल कब कंप्लीट हुई, जब आपने इसको इंसर्ट किया तो हाफ साइकिल, जब आपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ गए, मतलब वापस यू हैव टेकन इट आउट, है ना, तो साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। साइकिल कंप्लीट हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ, एक बार करंट एक तरफ, एक बार करंट दूसरी तरफ। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां मैग्नेट के मोशन की वजह से आपका कॉइल जो है वो स्टेशनरी है, आपका जो कॉइल है यानी कि जो वायर्स हैं इसके सोलेनॉइड के, वो स्टेशनरी है, लेकिन आप मैग्नेट मूव कर रहे हो। तो चाहे मोशन मैग्नेट का हो, चाहे मोशन वायर का हो, किसी भी दोनों में से किसी भी केस में हमारा करंट प्रोड्यूस होता ही होता है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सभी को हाँ क्लियर जी है? सर। ठीक है।
तो फाइनली फिर ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला। और जो पिछले 2 क्लासेस का और आज का भी जो रिकॉर्डिंग है ये मैं आपको भेजूंगा, इसको आप एक बार देख लेना, किसी बच्चे को डाउट आए तो पूछना। नेक्स्ट जो मैं इस बैच में कराऊंगा साइंस में, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराऊंगा स्टार्ट। आज कराने का था लेकिन आज हो नहीं पाया, मैं नेक्स्ट क्लास से करा दूंगा उसको स्टार्ट। और मोस्ट प्रोबेबली कल जो है, कल मैं मैथ्स करूंगा इस वाले बैच में, तो मेरे को बता देना कि मैथ्स में आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। जो 4 to 5 वाला है उसमें तो बच्चों ने ट्रायंगल्स बोला है, यहाँ पर आपको कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना हो तो बता देना। Sir, doubts. चलिए कल डाउट्स ले लेंगे मैथ्स के, ठीक है। Okay, thank you, sir. चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताइए। सर आप डाउट सेशन के बाद ना प्लीज सर्कल्स करा देना। हाँ सर्कल्स करा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय।